आपने वोटर अधिकार यात्रा को कवर किया है। इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अनदेखी हैं, अनसुनी हैं, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है? और जो हमने राहुल गांधी को समझा है, जो मैंने राहुल गांधी को कवर किया है, राहुल गांधी सेंसिटिव है, राहुल गांधी बहुत हम्बल है और राहुल गांधी दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। क्या यात्रा में आपको ऐसे मोमेंट्स दिखे जहां पे राहुल गांधी ने खुद को सच में एक आम आदमी की तरह रिप्रेजेंट किया? तो ऐसा कोई मोमेंट बताएं। जब तक जो व्यक्ति नहीं मिला है तब तक राहुल गांधी की इमेज अलग दिखती है, मिलने के बाद वो राहुल गांधी का दीवाना हो जाता है। मैं आपको सच बताऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अबॉयंता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और साथ ही राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसको लेकर, और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहित दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि मौजूद है। तो मोहित दुबे जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से ग्राउंड जीरो पर उतर के आपने वोटर अधिकार यात्रा को कवर किया है, इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अनदेखी हैं, अनसुनी हैं, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब ऐसी यात्राएं होती हैं ना जी। तो ऐसी यात्राएं एक असर छोड़ के जाती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। खासतौर पे राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा अपनी शुरू की और ये वोट अधिकार यात्रा चुनाव से पहले उन्होंने जो है शुरू की है, सासाराम से लेके सीधे पटना तक, यानी 16 दिन तक लगातार वो हर गांव हर जिले में जाएंगे और लोगों से मुखातिब होंगे, मुलाकात की। तो जो मैंने यात्रा की, हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स वहाँ पे की और हम तब करते थे जब या तो उनका काफिला पहुंचने वाला होता था या निकल चुका होता था। तो इससे ये पता चलता था कि लोग इंतजार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जब उनका काफिला निकल जाता था तो ये पता चलता था कि कितना असर छोड़ गए जमीन पर। तो निश्चित तौर पे तो कितना असर छोड़ जाता था काफिला जाते जाते राहुल गांधी जी का? देखिए, जो मुद्दा राहुल गांधी ने जो पकड़ा था, SIR के खिलाफ बिहार में वोट यात्रा उन्होंने निकाली थी। और SIR का मतलब ये था कि रिवीजन करना, मतदाताओं कौन सही मतदाता है, कौन गलत मतदाता है, तो रिवीजन करना, यानी करीब 65,64,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसमें 22 लाख जो मतदाता थे मृत मतदाता थे। लेकिन उसमें राहुल गांधी का ये कहना था कि हम SIR के खिलाफ नहीं है। तेजस्वी यादव का ये कहना था। लगातार चुनाव आयोग जवाब दे रही है, राहुल गांधी के जो प्रश्न है उसके उत्तर लगातार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग दे रही है, और ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। यही मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हम SIR के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कम वक्त में आप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हमेशा हर मोर्चे पे और हर मंच पे कहते थे कि भाई SIR आप करवाइए, हम तो चाहते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची हो, लेकिन इतने कम वक्त में आप कैसे करा सकते हैं। तो जो मैंने 22 लाख मृत मतदाताओं की बात की, तो हमने कई ग्राउंड पे स्टोरी की। हमने दरभंगा में बहुत अच्छी स्टोरी की कि एक गाँव में करीब 10 लोग ऐसे थे जिनको मृत घोषित कर दिया गया, वो जिंदा थे। वो कह रहे थे जी कागज में हमको मुर्दा कर दिया, हमको जिंदा करो। तो ऐसी चीजें थी जो कहते हैं कि जब आप, अच्छा ठीक है, आप जब कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो कुछ उसमें गलतियां निकलती हैं, लेकिन देखिए जो मत होता है ना, देश का सबसे बड़ा अधिकार होता है। और एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं आप दोनों को कि मत एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आवाज है, एक उम्मीद है हर एक नागरिक की। और अगर वो छीना जाता है तो लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमला है ना। अच्छा, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहूंगी कि ये जो SIR है, इसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? किस हद तक आपके लिए ये सही है? SIR तो देखिए होना गलत तो नहीं है, SIR तो होना चाहिए, शुद्ध मतदाता सूची होनी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जैसे मैंने गया में स्टोरी की, बड़ा दिलचस्प स्टोरी थी, बहुत वायरल हुई वो स्टोरी। एक गांव था गया में, और उस गांव में करीब 65 मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे, जिसमें ज्यादातर महिलाओं के नाम थे, है ना। और महिलाओं से ये कहा गया कि आप BLO साहब गए, और BLO साहब ने ये कहा कि आप लोग अपने मैके का कागज लेके आइए। आप समझिए, मैके का मतलब कि मान लीजिए कोई औरत की शादी 20 साल हो गई है या 10 साल हो गई है, ससुराल अपने आ गई है ना। अब उनसे ये कहा जाए कि अपने माँ बाप का कागज लेके आइए, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें अच्छा गांव की जो, मैं भी जानना चाहूंगी कि इसमें कब तक का यहाँ पे वैलिडेशन चाहिए होता है SIR के वेरिफिकेशन के लिए? एक महीने का जो है पहले चेकिंग हुई, और 1 महीने उनको वक्त दिया गया कि अगर आप छूट गए, डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। लेकिन देखिए, ये लड़ाई 2 तरीके से हो रही थी। एक तो जमीन पे विपक्षी पार्टियां लड़ रही थी, दूसरी और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी गहराई में जाना चाहूंगी मैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की बात जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप जो है राशन कार्ड दीजिए,
जी। आप जो है अपना जो है पासपोर्ट कार्ड दे दीजिए, पासबुक का कागज दे दीजिए, जी। है ना, या आपका कोई वंशावली है उसका कोई कागज आप दे दीजिए। जी। तो तमाम ऐसे कागजात मांगे गए थे, 10 कागजात इस तरीके से मांगे गए थे, जी। 10-11 कागजात मांगे गए थे, लेकिन उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। आधार कार्ड लेकिन को चुनाव शामिल आयोग ये कह रहा था कि हमने आधार कार्ड को भी रखा है, जी। वैकल्पिक तौर पर रखा है। जी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि आधार कार्ड आप ले सकते हैं, तो यानी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि झारखंड, आज अब लोग फर्जी आधार कार्ड भी काफी बनाने लगे हैं, तो ये तो काम सरकार का काम है ना चेक करना। अगर जी। फर्जी आधार कार्ड बन रहा जी। है और वहां पे आपकी सरकार है या तो सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चूक है। जी। आप चेक कीजिए ना कि अगर किसी का आधार कार्ड गलत ढंग से बन रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, है ना। जी। तो इस जो खासतौर पे जो बात आपसे कह रहा था कि जो हमने ग्राउंड पे समस्याएं देखी, जो आपने वोट अधिकार यात्रा की बात की, हम गया की जो बात करते बीच में बात रह गई। तो मान लीजिए कि कोई एक महिला है ना, और महिला का गांव जो है गया से झारखंड में है, गरीब महिला है, वो 100 रुपए भी डेली नहीं कमा पाती है, तो अपने भाई के पास या फादर के पास कागज लेने कैसे जाएगी। और बड़ा दिलचस्प किस्सा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महिला थी, कहती भैया मेरी तो शादी 20 साल हो गया है, यहीं पे हूँ, मुझसे कहा है कि BLO की कागज लाइए, अब बताइए मैं कागज लेने जाऊंगी तो मेरे जो भाई और जो मेरी भाभी है वो कहेंगी कि लगता है कि जायदाद में हिस्सा मांगना चाहती है या कोई दावा करना चाहती है, मेरे माँ बाप तो है नहीं। तो गांव का जो खासतौर पे ताना बाना होता है ना, शहर से बड़ा अलग होता है, उनकी सोच, उनका आचार विचार बड़ा अलग होता है। तो ऐसी समस्याएं आई थी जो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं, तो ऐसे बन रहा है। अंजलि, आप क्या सवाल लेना चाहेंगे? तो राहुल गांधी के साथ यात्रा आपकी काफी दिलचस्प रही होगी जैसे आप किससे बता रहे हैं हमें जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका सबसे कुछ मजेदार या फिर कुछ अलग सा क्या ऐसा किस्सा रहा, जो ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अंजलि, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। हमने राहुल गांधी की पहली यात्रा कवर नहीं की, हमने राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी कवर किया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। हमने राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कवर किया था, मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा। तो राहुल गांधी की ये तीसरी यात्रा थी, और इसमें तो कोई शक नहीं है, भारतीय राजनीति में वो पहले ऐसे शख्स हैं जो इतनी बड़ी यात्राओं को उन्होंने किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, पहले भारतीय राजनीति वो नेता हैं जो उन्होंने इस यात्रा को पैदल चल के कंप्लीट किया था। हालांकि चंद्रशेखर ने भी यात्रा को किया था, लेकिन उन्होंने कन्याकुमारी से जो है वो उन्होंने दिल्ली तक किया था, लेकिन वो श्रीनगर से दिल्ली मतलब उन्होंने चंक वाइज किया था। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो लगातार थी, वो लगातार पैदल चल रहे थे, लोगों से मुखातिब हो रहे थे। खैर ये तो भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के अलग वोट अधिकार यात्रा जो थी वो सासाराम से जब उन्होंने शुरुआत की, वोट अधिकार को लेकर जागरूकता था वो लगातार। और देखिए यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी एक लगातार मुद्दा उठा रहा वोट चोरी का। वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र के भीतर हुआ, राहुल गांधी का ये कहना है, और वोट चोरी की वजह से सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में भी यही हुआ, और जो उन्होंने खुलासा एक किया था, मैंने सवाल भी पूछा था उसमें राहुल जी से, कर्नाटक के महादेवपुरा की बात जो लगातार ये कह रहे थे कि लोगों का एडिशन किया गया, एक एक घर में जो है 100-100 वोट आखिर कैसे हो सकते हैं, 200-200 वोट कैसे हो सकते हैं। तो वो बाकायदा राहुल गांधी ने रिसर्च करके, उनकी टीम ने रिसर्च करके एक खुलासा किया था। और मैंने पार्लियामेंट में उनसे पूछा था कि SIR को लेके, हमारे एक और पत्रकार साथी थे, उन्होंने SIR, हम दोनों बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम आपको जो है विस्फोट करने वाले हैं, परमाणु विस्फोट होगा। तो एक परमाणु विस्फोट तो उन्होंने किया है महादेवापुरा। उसी की बात को लेके राहुल गांधी ने सासाराम से अपनी यात्रा की शुरुआत की और चुनाव से पहले एक मोमेंटम बनाया। और देखिए सासाराम में जो हमको, जब सासाराम से, माफ कीजिएगा आपको काट रही हूँ, जब सासाराम से ये जो यात्रा की शुरुआत हुई तो वहां पर कितना लोगों का हुजूम था, और फिर बाद में जब पटना पर इसका एंडिंग हुआ, समापन हुआ, तो वहां पर क्या दृश्य था, कितना बदलाव आपको दिखा इस दौरान? आपने चूंकि बहुत बारीकी से इसको कवर किया है। एक किस्सा मुझे अगर याद आ रहा है तो मैं आपको बताऊं, तो उसमें ये था कि राहुल गांधी और खड़गे साथ ही शायद नाम अगर मैं नहीं भूल रही हूँ तो फिर वो शायद उनका नाम पानी
उन्होंने पास किया था, पिलाया था, पानी जी, पिलाया था। जी। ये सासाराम की घटना जी, है। सासाराम की घटना है ये। ठीक है, वहां पर वो इंसिडेंट क्या था, हमने जब कैमरे पे देखा, वो मतलब बहुत ही वैसा दृश्य था कि वो खुद एक इतने बड़े नेता हैं और बिना कहे उनको समझ में आ रहा है कि लोगों को पानी चाहिए, वो हाँ, खुद प्यास लगी जी है। लालू यादव को पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही हाँ। उसके बाद वो खड़गे को भी पानी की जो है ग्लास पास करा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? हमारे मतलब जब हम एक बड़े नेता की छवि को इस तरह से सामने आते हुए देखते हैं, कितना लोगों पर असर पड़ता है इससे? देखिए, राहुल गांधी बड़े सेंसिटिव है जी, ना। और जो हमने राहुल गांधी को समझा है, जो मैंने राहुल गांधी को कवर किया है, राहुल गांधी सेंसिटिव है, जी, राहुल गांधी बहुत हम्बल है जी, और राहुल गांधी दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। जी, मैं ये इस घटना के पीछे एक घटना बता देता हूँ जी, कि हम रायबरेली कवर कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में, और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। तो हम भाग रहे थे क्योंकि हमको रैली कवर करनी थी, हमको वो दृश्य भी दिखाना था कि राहुल गांधी के पीछे कितने लोग हैं, आगे कितने लोग हैं, रैली में कितने लोग आ रहे हैं। तो मुझे घटना याद है कि राहुल गांधी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, और हम दौड़ रहे थे और राहुल गांधी ने हमको देखा, और राहुल गांधी ने देखा था, उनको लगा कि जो है तो उनको प्यास लगी होगी, तो राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी को धीरे किया और चॉकलेट का एक पैकेट हमको दिया। अच्छा, हमने ये वैसे बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने बताया कि राहुल गांधी जो है उन्होंने पानी पिलाया, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, तो सबका ख्याल रखते हैं। उनको लगता है यार, अब इवन मैं आपको बताऊं, ये सासाराम वाली घटना को बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये ह्यूमिलिटी जो है राहुल गांधी की, उसमें कोई तोड़ नहीं है। उसी पक्षी नहीं, विपक्षी नहीं, बल्कि पक्ष के लोगों के साथ भी उनकी ये दिखती है। तो सासाराम में बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और वहाँ पे जो है सबसे पहले खरगे साहब और राहुल गांधी वहाँ पे पहुंचे। लालू यादव जी थोड़ा सा लेट पहुंचे, लालू यादव जी की तबीयत खराब थी। हाँ, तबीयत खराब थी। तो लालू जी आए, लालू जी और तेजस्वी जी एक साथ आए, और खरगे साहब और राहुल गांधी एक साथ आए। मतलब पहले राहुल जी आए और उसके बाद लालू जी आए। तो सब लोग साथ एक मंच पे बैठे, और हम बिल्कुल साइड में हम खड़े थे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, आप भीड़ में खड़े नहीं हो सकते थे। तो हम देख पा रहे थे मंच को सही ढंग से। तो अचानक राहुल जी को लगा कि प्यास लगी होगी, वो कहते हैं ना ह्यूमिनिटी। तो राहुल जी ने एक बोतल निकाला, बोतल में गिलास में पानी रखा और लालू जी को दिया। लालू जी ने बहुत प्यार से उस पानी को पिया, क्योंकि प्यासे होंगे निश्चित तौर पे। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से बोतल निकाला, जो है ग्लास में डाल के खरगे साहब को पिलाया। तो उनके बगल में केसी वेणुगोपाल, उनके संगठन महासचिव भी थे, अपने नेता भी थे, उनको भी उन्होंने ऑफर किया पानी। तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, उनको लगा कि दो बुजुर्ग नेता हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो राहुल जी का ये अपना तरीका है बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर का। अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी का कितना प्रभाव इस यात्रा में देखा गया है, कितने लोग उनसे प्रभावित हुए हैं, और अक्सर उनकी साड़ी की अगर हम बात करें तो वो काफी चर्चाओं में रहती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत का प्रधान जो है वो साड़ी है, हमारे भारत की कल्चर का प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है। तो प्रियंका जी जो है संसद भवन में भी साड़ी पहन के आती हैं, लोग चर्चा करते हैं अरे प्रियंका जी की साड़ी बड़ी अच्छी है। लेकिन प्रियंका जी की अगर हम उसके पीछे मेहनत की बात करें, देखिए प्रियंका गांधी जो है उन्होंने वोट यात्रा में जिस तरीके से वो शामिल हुई, अपने भाई के कंधे को मजबूत किया, उन्होंने जो है जो एक बॉन्ड है, बॉन्ड है, हाँ, वो बॉन्ड जब सामने आता है लोगों के, लोग भी एकदम देखते रह जाते हैं कि मतलब इस उम्र में जाके भी उस बॉन्ड को आपने नहीं, अभी ज्यादा उम्र तो नहीं हुई है प्रियंका जी की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई बहन का बॉन्ड बहुत अच्छा है, एक दूसरे का आदर बहुत करते हैं, और राहुल जी बड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब प्रियंका जी का बड़ा ध्यान रखते हैं, प्लेस में एक दूसरे को हक करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, भाई बहन का प्रेम का जो बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर है उसकी अगर हम बात करें तो वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आम आदमी की तरह लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या कि जब हमारे माँ बाप हो, या आप ही का भाई होगा, आपका भी अगर भाई होगा, तो अलग तरीके का बॉन्ड होता है। हम परहेज भी करते हैं कि लोगों के बीच में है, हम जब मतलब आम भाई बहन, तो तब हम परहेज करते हैं, मगर वो उस जगह पर जाकर भी उनका जो वो बॉन्ड है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो यही तो स्टाइल है राहुल गांधी का, क्या पर्दे के पीछे, क्या पर्दे के बाहर। और जब भाई है, बहन है, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि जब सुपौल में जब यात्रा शुरू हुई, तो एक साथ एक जिप्सी पे लोग जो है दोनों आए, दोनों ने जो है सुपौल से अपनी यात्रा की शुरुआत की, और उसके बाद बाइक रैली की शुरुआत की उन्होंने। वो बाइक में बैठे, सुपौल में सबसे आगे निकले तो बाइक में बैठे वो दरभंगा में, और बाइक में जब वो बैठे तो प्रियंका जी के लिए बोले कि उनके साथ जो सहयोगी थे कि अरे हेलमेट है ना प्रियंका के लिए भी, एक लाइन उन्होंने बोली। तो दोनों ने हेलमेट पहना
और दोनों बाइक पे मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तो बड़ा मतलब फिर एक टाइम आया, मैं ट्रक पे था, मीडिया ट्रक पे मैंने देखा है तो कि उन्होंने कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी बैठने के लिए, तो उन्होंने कहा अरे मुझे पकड़ के बैठो। तो ये एक अलग बॉन्ड है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। मगर जिस तरह से अगर हम बात करें, माइक नहीं है आपके पास। जी, अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने खुद की छवि को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। वो जिस तरह से बोलती हैं संसद में, लोग सुनते रह जाते हैं। जी, तो इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रियंका गांधी किस तरह से लोगों पर प्रभाव डाल रही है? नहीं, प्रियंका गांधी इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा जो है खासतौर पे कम्युनिकेट बहुत अच्छा करती हैं, पब्लिक से कनेक्शन उनका बड़ा अच्छा होता है। संसद में भी कई मोर्चों पे कई मुद्दों पे उन्होंने बोला, बहुत अच्छा उन्होंने बातचीत की है, और अब तो वायनाड से वो सांसद भी हैं, तो कनेक्शन बहुत अच्छा है प्रियंका गांधी का। देखिए प्रियंका गांधी हालांकि थोड़ा लेट आई हो, सामने आई हो, मगर फिर भी वो स्ट्रॉन्ग और अच्छे नेता के तौर पर वो उभरती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी लेट नहीं आई है, पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी ने बहुत काम पर्दे किया। के पीछे तो अपनी मदर का जो चुनाव था, आपको याद होगा रायबरेली से जब वो अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, उनके परिवार के सदस्य लोग लड़ रहे थे, तो प्रियंका गांधी वहां पे कैंपेन करती हुई नजर आती थी। और आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने पूरा कवर किया है, मैंने तो राहुल गांधी को पूर्ण रूप से वो सामने आकर फ्रंट फुट पे नहीं रही थी। वही आपको बता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को हमने कवर किया है। मेरी बीट के, मैं ये कहूँ कि हमने जब पत्रकारिता की शुरुआत की तो राहुल गांधी सियासी मतलब मैदान में उतर रहे थे वो, तो रायबरेली में जो नुक्कड़ सभाओं को करने का जो स्टाइल है प्रियंका गांधी का, जिस तरीके से नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से बातचीत करती हैं, तो उसमें तो कोई तोड़ ही नहीं है उनका। और मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए चुनाव जितवाने के लिए बड़ी मेहनत उन्होंने की, अपनी मां को भी जितवाने के लिए उन्होंने रायबरेली और अमेठी की कमान संभाली, और इस चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली की कमान संभाली हुई थी। वो अपना मतलब पूरे देश में तो प्रचार कर ही रही थी, लेकिन रायबरेली और अमेठी में लगातार उन्होंने काम किया, रणनीति बनाई। बिहार में कांग्रेस को जलवा दिखा पाएगी इस बार? क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें झटक सकती हैं कांग्रेस? और अगर बात करें हम इंडी गठबंधन की, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंकड़ा हो सकता है? नहीं, आंकड़ा तो देखिए, आंकड़ा तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो वोट यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया, जो मोमेंटम राहुल गांधी ने बनाया, उस मोमेंटम में हम कह सकते हैं कि बज़ क्रिएट बहुत तगड़ा हुआ है। जो मुद्दा उठा रहे हैं, वोट का मुद्दा, क्योंकि जब एसआईआर हुआ तो आप किसी भी गांव में चले जाइए तो एक दो लोगों का वोट कटा है, और इस देश में किसी भी लोकतांत्रिक देश में मत सबसे बड़ा अधिकार होता है। लोगों को ये लगता है कि भैया वोट ही नहीं रहेगा। और मैंने एक स्टोरी आपको की औरंगाबाद में, और एक गांव के पुरुष थे, मैंने उनसे बात की, वोट अधिकार रहता है, साहब क्या समझते हो? तो उनका जो जवाब था ना, मैं कह सकता हूँ कि शहर का पढ़ा लिखा आदमी भी जवाब वैसा नहीं दे पाएगा। उनका कहना था कि भैया अगर हमारा वोट कटेगा तो आप समझ रहे हैं कि हम तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, है ना। यानी मतदाता पहचान पत्र नहीं होगा तो आप पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, प्रधानी का भी नहीं लड़ सकते, वो सबसे पहले होना जरूरी है। तो वो बात एक गांव के लोगों को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा लोगों को कनेक्ट कर रही थी, तभी एक जागरूकता आ रही थी। देखिए, तेजस्वी को लेकर भी बहुत अभी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी और राहुल जिस तरह से सामने आ रहे हैं लोगों के, वो कितना प्रभाव डाल रहा है लोगों पर। और स्टॉलिन देखिए सामने आने वाले नहीं थे, शायद हमें लग रहा था ऐसा कि शायद सामने नहीं आएंगे, मगर फिर भी जिस तरह से वो इस यात्रा से जुड़े, वो एक अद्भुत नजारा था। जी नहीं, देखिए इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ताकत दिखाने का काम किया, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। देखिए ये यात्रा एसआईआर से बिहार में नहीं है, बल्कि एसआईआर पूरे देश में होने जा रहा है। तमिलनाडु में भी होगा, झारखंड में भी होगा, पंजाब में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी होगा। तो तो स्टालिन को ये पता है कि भैया जब हमारे यहाँ भी होना है तो हम पहले से इस मुद्दे को पकड़ लें, इस मुद्दे को लोगों के बीच जाएं और बताएं। और आपको बता दूं कि छपरा में स्टालिन ने जनसभा को संबोधित किया, तमिल में उन्होंने बातचीत की वहां पे, और जो है तो तमिल में भी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि हिंदी में भी उसका लोग बगल में उनके थे जो हिंदी में उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी का वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी ने रायबरेली में भी हाल में जाके 2 दिन की यात्रा थी, वहां भी वोट चोरी की वो बात कर रहे थे। तो जो मुद्दा राहुल गांधी एक बार पकड़ लेते हैं, उस मुद्दे को छोड़ते नहीं है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि देखिए आप एक इनको मुद्दा मिल गया और इसी के पास इसी चीज को लेकर लगातार वो जो है
कांग्रेस को बीजेपी को घेर रही है कांग्रेस। और अब मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह से हमने बीते दिन देखा कांग्रेस ने एक नया वीडियो जारी किया है, एआई वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी माँ का। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब लोग एकदम स्तब्ध रह गए ये वीडियो देखने के बाद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कवर कर रहा था और उस यात्रा में एक मंच पे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी जब वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे तो स्वागत के लिए तमाम मंच लगाए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को किस मंच पे जाके बोलना है ना, क्योंकि राहुल गांधी सुबह निकलते थे, 8 बजे उनकी यात्रा शुरू होती थी। ये सबको समझना बहुत जरूरी है। सुबह 8 बजे उनकी यात्रा शुरू होती थी और 2 घंटे 3 घंटे की यात्रा के बाद एक ब्रेक होता था, उसके बाद लंच होता था, फिर शाम को यात्रा वो शुरू होती थी। राहुल गांधी जब वो यात्रा कर रहे थे तो एक मंच था, मंच पे कौन चढ़ा नहीं चढ़ा, लेकिन उस मंच पे कांग्रेस पार्टी का यानी कांग्रेस का बड़ा नेता कोई मौजूद नहीं था। राहुल गांधी नहीं थे, है ना, खड़गे साहब नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, कोई भी नेता वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता होते हैं। तो वहां पे कोई मंच पे चढ़ा और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदर के लिए, माँ के लिए बोला। किसी भी पुरुष की माँ के लिए बोलना बिल्कुल गलत, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि उस व्यक्ति को आप पकड़िए, कार्रवाई कीजिए। दिग्विजय सिंह का भी बयान इसके ऊपर आया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था, दरभंगा में बोल गया, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। देखिए क्या है कि विपक्ष अपना यात्रा निकाल रही थी, लेकिन बीजेपी भी तो अटैक करेगी ना, तो उसको एक बड़ा माध्यम मिल गया अटैक करने का। तो सेंसिटिव मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके उन्होंने बोला कि मेरी माँ का बहुत बड़ा अपमान हो गया है और मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अब वो पिंडदान का भी एक सामने आ रहा है कि हाँ, लेकिन देखिए, मुझे लगता है जो मैंने ग्राउंड पे देखा, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे जो है महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वो बड़ा मुद्दा है। औरंगाबाद, देखिए आपको लगता हो कि बिहार के कुछ ऐसे हिस्से हैं सीमांचल के, जो पूर्णिया है, कटिहार है, सुपौल है ना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, बाढ़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे आती है, करोड़ों रुपए की फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान परेशान हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, है ना। लेकिन वही औरंगाबाद में आएंगी, एक इलाका ऐसा है जहाँ पे पानी की कमी है। तो ये सारे बड़े मुद्दे हैं जी सर। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तो हमने काफी चर्चा कर ली, बट मैं अब थोड़ा युवाओं की तरफ इसको मोड़ना चाहूंगी। जैसे आजकल के इस यात्रा के दौरान आपको ऐसा लगा कि राहुल गांधी वाकई युवाओं की बातें सुनते हैं या फिर सिर्फ मंच पर बोलते हैं, जो वो भाषण देते हैं, और युवाओं से क्या वो सच में कनेक्ट करते हैं? ये ऐसा है कि राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी ना, ये सासाराम से लेके, इसमें युवा बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। और हम जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने की ग्राउंड जीरो के नाम से, शायद आपने देखी होगी। हाँ। युवाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी की उसमें। कहते हैं ना कि बिहार की जो राजनीति है वो जातिवादी राजनीति है, यानी जात पे। सुन लीजिए पहली पूरी बात कि युवाओं के साथ साथ उसमें सभी जाति के युवा थे। हाँ। क्योंकि कहते हैं ना बिहार में जाति की राजनीति होती है, आप चाहे जितने मुद्दों की बात करें और आखिरी में जब मतदान होता है तो जाति पे आ जाती है। और एक तो किसी ने मजाक में मेरे साथ कर दिया, किसी ने मुझे मजाक करते हुए कहा कि बिहार में भैया इतनी जाति है, तो किसी ने पूछा कि किस मुद्दे पे आप वोट देंगे, कहीं विकास पे, तो कहीं विकास किस जाति का है ना। तो बिहार की राजनीति में जाति मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में हर जाति का युवा दिखाई दिया और सासाराम से लेकर पटना तक दिखाई दिया। सर, अक्सर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही युवाओं से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लेकिन उम्र और स्टाइल में उनके बहुत फर्क है। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा रिलेटेबल है? राहुल गांधी ज्यादा रिलेटेबल है युवाओं से या फिर नरेंद्र मोदी ज्यादा रिलेट करते हैं युवाओं से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना अलग स्टाइल है युवाओं को आकर्षित करने का। उनकी एज करीब 75 साल होने जा रही है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की अगर आप बात करेंगे तो राहुल गांधी अभी युवा हैं, उनकी उम्र जो है 50-55 के बीच में है। तो निश्चित तौर पे जो उनका भाषण होता है बहुत एग्रेसिव होता है, युवाओं के सेंट्रिक होता है, युवाओं को केंद्र में रख के वो बातचीत करते हैं। तो युवाओं वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो जो महंगाई की बात करते हैं, है ना, अब वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों को युवा कनेक्ट करता है। अभी एसएससी की बात कर रहे थे, जो एसएससी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था सबसे पहले। और मुझे याद है कि भागलपुर की रैली में, उससे पहले की बात है,
तो राहुल गांधी ने एक अग्निवीर को जो है मंच पे खड़ा कर, जिप्सी पे खड़ा कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी आखिरी जो संबोधन होता था वो अपनी गाड़ी में खड़े होकर कहीं करते थे या कहीं मंच पे करते थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में, जिसमें तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जो माले से हैं, मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं, तो उनके साथ ही सबसे आगे एक अग्निवीर को खड़ा कर दिया और कहा कि आप बताओ कि अग्निवीर कैसा है। तो युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं वो, है ना, वो अयोध्या के थे जो युवा थे वो, तो उनको जो उन्होंने खड़ा करके बताया। तो बेरोजगारी का मुद्दा, तो युवा कनेक्ट राहुल गांधी से इस पूरी यात्रा में, ये मैं कह सकता हूं जो मैंने रिपोर्ट्स की हैं, कनेक्ट हो रहा है उनसे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो राहुल गांधी इन पर यूथ फ्रेंडली आइडियाज ला रहे हैं। क्या यूथ फ्रेंडली आइडियाज, ऐसे कौन से यूथ फ्रेंडली आइडियाज हैं जो राहुल गांधी आज के युवाओं के लिए ला रहे हैं और जो बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही? देखिए, युवाओं के लिए इस देश में एक बड़ी समस्या तो है, तो सभी जानते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और राहुल गांधी जब भी अपनी यात्राओं को करते हैं तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उसको उठाते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जब भी आप किसी भी आप वर्ग की बात करें, मान लीजिए कि कोई शिक्षा की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, रोजगारी की समस्या है, अगर आप उन मुद्दों को उठाएंगे तो लोग कनेक्ट होंगे। बिहार में एक सबसे बड़ा ये मुद्दा है। तो उन्होंने जो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेरोजगारी का जब मुद्दा उठा रहे थे तो युवा कनेक्ट हो रहा था। अभी आपने देखा कि वहां पे युवा नौकरी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच भी राहुल गांधी गए थे, दरभंगा गए थे एक हॉस्टल में, आपको याद होगा। तो राहुल, युवाओं, उनको पता है कि अगर राजनीति में सफलता हासिल करनी है तो युवाओं को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, और कोई भी मंजिल में अगर मंजिल तक पहुंचना है या बाजी जीतनी है तो युवा शक्ति तो चाहिए ही चाहिए, और राहुल गांधी उसको लेके काम भी कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि राहुल गांधी के बारे में काफी मीम्स बनाए जाते हैं जी। तो सोशल मीडिया तो ज्यादातर युवाओं के बीच है, तो क्या जमीन पर जाकर आपको राहुल गांधी की कोई अलग पर्सनालिटी दिखी जो मीम्स से अलग है? देखिए, राहुल गांधी की पर्सनालिटी की अब दिख रही है ना, जब वो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं। अब जितना दिख रही है ना, वो उतना नहीं है। राहुल गांधी एक इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हो, मैं आपको बता दूं, फॉरेन में पढ़ के हुआ है। राहुल गांधी पायलट है, स्कूबा ड्राइव के वो चैंपियन है, विपश्यना का सारे जो लेवल होते हैं वो उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, जो मेडिटेशन का होता है। वो जो है वो जो आपका जुगुत्सु जो होता है, एक आर्ट होता है, उसके भी वो चैंपियन है ना। तो राहुल गांधी, मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है, जो वो उससे कहीं ज्यादा जो है उनकी पर्सनालिटी अलग है ना। तो राहुल गांधी की छवि खराब करने को लेकर आपको हम सही बता दूं कि उनकी खुद वो कहते भी हैं कि राहुल गांधी की, मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जो मीम की आपने बात की, तो मीम भी वही हिस्सा है। तो पहले लोग उसको उतना नहीं जानते थे, अब AI आ जाने के बाद अब कंपटीशन बराबर हो गया है। अब मोदी जी की भी मीम आते हैं और राहुल गांधी के भी मीम आ रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए उनके जो विरोधी दल थे उन्होंने बहुत उस पर काम किया। अब राहुल गांधी ने नया नैरेटिव बनाया है अपनी छवि को लेके। हम ये कहें कि भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर लीजिए, वोट अधिकार यात्रा की बात कर लीजिए। अब जमीन पे ये नैरेटिव है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं उस मुद्दे को छोड़ते नहीं है। हाँ, जैसे जिस तरह से पहले हम लोग देखते थे राहुल गांधी को कि उनके ऊपर जो मीम्स की बाढ़ थी वो लगातार होती रहती थी, मगर अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या फिर वोटर अधिकार यात्रा की बात करें, तो इस यात्रा ने उनकी छवि को सुधारने में काफी हद तक बहुत मेहनत, मतलब इसमें काम किया है काम किया है। और इसी को लेकर अगर हम देखें तो कांग्रेस खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद अगर हम बात करें अभी बिहार की, तो बिहार में लगातार कांग्रेस जो है वो, राहुल गांधी लगातार वहां पर मौजूद रहते हैं। कुछ मतलब बहुत समय से राहुल गांधी वहां पर मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही दूसरे लोगों को भी जिस तरह से वो अपने साथ लेकर चलते हैं वो तो उनका नेचर रहा ही है। और अगर हम बात करें अब इंडिया गठबंधन की, तो उसका राहुल गांधी को कितना समर्थन मिला इस यात्रा में? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि यात्रा को लेकर राहुल गांधी की यात्रा से, देखिए भारत जोड़ो यात्रा से फायदा तो हुआ, जो 53-54 सीटों की पार्टी थी वो 100 सीटों की पार्टी हो गई, है ना। और मैं बार बार ये कहता हूं कि
कोई भी नेता अगर यात्रा करता है, जमीन पे जाता है, कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलता है, तो उसको अलग अलग तरीके के अनुभव प्राप्त होते हैं, अलग अलग मुद्दों की समझ होती है। तो राहुल गांधी के पर्सनालिटी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया जी। और वो आप और जनता ने भी उसको स्वीकार किया। आपको बता दूं कि आरएसएस के एक बड़े नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की, चंपत राय ने, अयोध्या से। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो मुझे याद है हम भी यात्रा कवर कर रहे थे और एक बड़ा बयान अयोध्या से आया कि अगर कोई युवा मैदान में निकला है, जनता से मिल रहा है, पहली बार आरएसएस ने तारीफ की कि अगर कोई युवा मैदान में निकला है, जनता से मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है जी। तो आप ये समझ सकती हैं। तो उस यात्रा का फायदा लोकसभा में उनको हुआ। अब वोट अधिकार यात्रा को उन्होंने जो है किया है सासाराम से लेकर पटना तक, और इस यात्रा को ही किया नहीं है बल्कि इंटरेक्ट किया है, युवाओं से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की, किसानों से मुलाकात की, मछुआरों से मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जिनसे भी उनकी मुलाकात होती थी वो निराश होकर नहीं जाता था, उसको लगता था राहुल जी से मिलाऊं तो कुछ ना कुछ होगा, अलग होगा। और उनको देखने के लिए आपको बता दूं कि वहां पे लोग आते थे और इतनी गर्मी थी, मैं आपको बता दूं कि उस गर्मी में हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की थी, करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा हमने भी की साथ में। उस गर्मी में एक मुद्रा में जिप्सी में खड़े होकर राहुल गांधी सबसे इंटरेक्शन करते थे, हाथ मिलाते थे, हाथ हिलाते हुए जाते थे। तो मेहनत तो कर रहे हैं, पसीना तो बाहर है। सर, तो इस पे ही मैं एक सवाल और करना चाहूँगी कि जब राहुल गांधी सबसे मिलते थे, मुलाकात करते थे, तो किस तरीके से मिलते थे? वैसे ही नेता की तरह मिलते थे या फिर उनको उन्हीं के जैसे ट्रीट करते थे? क्या यात्रा में आपको ऐसे मोमेंट्स दिखे जहाँ पे राहुल गांधी ने खुद को सच में एक आम आदमी की तरह रिप्रेजेंट किया? तो ऐसा कोई मोमेंट बताएं। अंजलि, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि राहुल गांधी जब मिलते हैं तो कैसे दिखते हैं, हाँ। है ना, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है। देखिए, राहुल गांधी जब किसी से भी मिलते हैं तो उसको मिलने के बाद मैं आपको बता दूं, जब तक जो व्यक्ति नहीं मिला है तब तक राहुल गांधी की इमेज अलग दिखती है, मिलने के बाद वो राहुल गांधी का दीवाना हो जाता है। मैं आपको सच बताऊं, तमाम नेताओं की बात हो, तमाम युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, मुझे याद है कि इसी यात्रा में राहुल गांधी अपनी जीप से जा रहे थे और कुछ युवा उनको दिखे वहां पर। राहुल गांधी ने मतलब अपनी गाड़ी को रुकवाया, अपने सहयोगी को बोला गाड़ी रोकिए, अलंकार गाड़ी रोकिए। गाड़ी उन्होंने रोका, उतर के राहुल गांधी ने मुलाकात की उन महिलाओं से, छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, और फोटो खिंचवाई, उनको टॉफी दिया, उनको जो है अपना कार्ड दिया। तो मिलने के बाद फिर मैंने उन महिलाओं से मुलाकात की, तो हमने कहा कि बोले भैया हमको तो लग ही नहीं था कि राहुल गांधी जी आएंगे, हमसे मुलाकात करेंगे। और राहुल गांधी के बारे में हम सुनते थे कि जो है राहुल गांधी जो है मिलते नहीं है किसी से, लेकिन देखिए हमसे मिल के गए, हमको बड़ा अच्छा लगा। तो उनकी एक बार जिससे मुलाकात हो जाती है ना, फिर वो इमेज बदल जाती है। और राहुल गांधी ने यही काम इस यात्रा में किया है, इंटरेक्शन किया है, युवाओं से मुलाकात उन्होंने की है। और निश्चित तौर पे बिहार में जो उन्होंने भाषण का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से मुद्दों को टैकल कर रहे थे, और बिहार की धरती से हम यही कहते हैं ना कि बिहार की धरती से कोई भी नेता आता है तो सीख के जाता है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी बहुत कुछ सीख के गए वहां से। राहुल गांधी अयोध्या नहीं आए, राम मंदिर उन्होंने विजिट नहीं किया, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? लोग ऐसा भी कह रहे थे, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको पता है जी कि 10 जनपद में मंदिर है, जी किसी ने उसको शूट नहीं किया है, जी शिव मंदिर है। जी और आपको ये पता है कि राहुल गांधी महाकाल जब दर्शन करने गए थे तो उन्होंने आरती वहां पे की, है ना, दंडवत प्रणाम शिव के सामने किया था, जी है ना। राहुल गांधी केदारनाथ गए, जी राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर गए, जी और केदारनाथ इतनी जल्दी चढ़ गए कि उनके जो साथ में सहयोगी लोग थे ना, वो घबरा गए, भैया राहुल गांधी की स्टेमिना इतनी मजबूत है, इतनी जल्दी भगवान के दरबार में पहुंच गए। जी तो राहुल गांधी की जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो आस्था है, वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि धर्म एक निजी जो है वो अपना कार्य है, अपनी धर्म एक निजी पालन करने की अपनी प्रक्रिया है ना, हम उसे प्रदर्शित नहीं करना, हमें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने कभी भी अपने धर्म को लेके प्रदर्शन नहीं किया है, अपनी भक्ति को लेके कभी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। वो पूजा पाठ भी करते हैं, है ना, वो शिव जी को मानते हैं। मैं आपको बता दूं, वो शिव जी को मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो मेरी कांग्रेस, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शिव की बारात है,
जी। मेरी बात समझ रही है? कांग्रेस पार्टी शिव की बारात है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन सबका समावेश है कांग्रेस पार्टी में। जी। तो इस तरीके की विचारधारा राहुल गांधी की है। जी। तो मैं अभी, ये तो बहुत बात हो गई आपकी पॉलिटिक्स की, अब मैं उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। वो ये है, राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको युवा के तौर पर खुद को दिखाना है? यही वजह है कि वो शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं, शादी करने से क्या वो युवा नहीं रहेंगे? और मेरा एक एक्सपीरियंस भी है इसमें। मैं 2012 में इलेक्शन कवर कर रहा था, रायबरेली अमेठी में था, तो मैंने प्रियंका जी से ही सवाल किया था कि प्रियंका जी, राहुल जी की अभी तक शादी नहीं हुई है और एक बहन जो है घर में भाभी कब तक लेके आएगी? तो उनका एक कहना था, बहुत हंस के जवाब दिया कि कौन बहन नहीं चाहती कि घर में भाभी आए। लेकिन अभी ताज़ा आपको बता दूं कि अररिया में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने तेजस्वी से सवाल किया कि आपको कहा जा रहा है कि आप पिछलग्गू हैं कांग्रेस पार्टी के। तो जवाब उनका ये था कि पहले कहिए, चिराग पासवान ने कहा ऐसा, तो उन्होंने कहा पहले चिराग भैया से कह दीजिए कि शादी कर लें। तो मंच पे माइक राहुल गांधी ने लिया, वो कहा हाँ ये मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होता है और लालू जी जो है इस पे लगे हुए, मतलब तो ये देखिए क्या है कि जैसे ये तो थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक की बात होगी। राहुल गांधी को शादी करनी है, उनको डिसाइड करना है कब करनी है कब नहीं करनी है, उनका अपना निजी अपना जीवन है, उनकी निजी अपना फैसला उनको करना है, यही कहूंगा। देखिए, एक चीज ये रही है कि अभी तक अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की जान चली गई है, और अभी राहुल गांधी जिस तरह से जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते हैं, कई बार तो वो सिक्योरिटी का भी पालन नहीं करते। तो इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि उनकी सुरक्षा यहाँ पर प्रभावित होती हुई कई बारी नजर आती है या नहीं है? किस तरह से वो खुद को लोगों से जोड़ते हैं अपनी सुरक्षा को पीछे रखते हुए? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, अगर हम राहुल गांधी के बारे में बात करें तो उनकी दादी शहीद हुई, उनके फादर शहीद हुए, सुरक्षा बहुत बड़ा कंसर्न है उनके परिवार को लेके, गांधी परिवार को लेके। पहले उनको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन जो है पार्लियामेंट से विधेयक पास करवा के उनकी एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई। अब उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई, सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा करती है, उनके घर की, उनकी यात्राओं की, जहाँ भी वो जाते हैं। निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उनके जब परिवार से 2-2 लोगों को जो है मारा गया हो, है ना, वो शहीद हुए हो, आतंकवादियों ने उनको मारा हो। राहुल गांधी के बारे में मैं जितना जानता हूँ, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वो डरते नहीं, बिल्कुल डरते नहीं है, निडर है, उनको मौत से भी डर नहीं लगता है। मैंने कई बार उनसे ऐसा पूछा आपके परिवार में ऐसा इतिहास रहा है, उसके बाद भी आप इस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं और मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो तभी तो देखिए, कोई नेता जब नारा देता है ना कि डरो मत, तो जब तक खुद इम्प्लीमेंटेशन अमरूप नहीं करता है तब तक वो नारा सही मायने में नहीं देता है। और आपको बता दूं कि उनके कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये नारा सबके मन में, दिमाग में बस गया कि डरना नहीं है, डरो मत। तभी तो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक टी-शर्ट पहन के, चाहे कितनी भी ठंड हो जी, तो वो जो छवि सामने निकल के आई थी वो एक अलग ही थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इतनी ठंड में भी आप इस तरह से एक टी-शर्ट पहन के सिर्फ आप सामने लोगों के साथ चल रहे हैं, सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। टी-शर्ट, देखिए राहुल गांधी को कपड़ों का कोई ऐसा शौक नहीं है, मतलब उनको लगता है कि जैसा मैं हूं ऐसा मुझे दिखने में क्या दिक्कत है ना, जो अंदर से हूं तो वो चीज दिखनी चाहिए ना। भारतीय राजनीति में यही तो समस्या रही है कि जो होती है वो दिखती नहीं है, और जो होती है वो दिखती है, जो नहीं होती वो दिखती है। तो राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के पूरी यात्रा उन्होंने की। देखिए, उनकी टी-शर्ट को लेकर भी बहुत चीजें हुई थी कि उनकी एक टी-शर्ट ही इतनी महंगी है कि मतलब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो प्रोपेगेंडा था, ऐसा कोई नहीं। बहुत सस्ता टी-शर्ट पहनते, मैं आपको बता दूं, जितना मुझे पता है। वो महंगी टी-शर्ट, मार्केट वैल्यू होगी टी-शर्ट जितनी भी होगी, हम भी इतनी हम भी खुद ही जो है 2-2 हजार की टी-शर्ट पहन लेते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राहुल गांधी की टी-शर्ट बहुत सस्ती होती है। और वही टी-शर्ट पहनते हैं जो आम कार्यकर्ता उनका टी-शर्ट पहनता हुआ घूमता है। हमने पूछा था एक बार, बोलते ये तो प्रोपेगेंडा है। अच्छा, क्या है कि जब आप किसी भी नेता की, हम एक पत्रकार हैं, और पत्रकार का काम होता है कि सही बात वो जनता तक पहुंचाए, निष्पक्षता के साथ पहुंचाए। क्या है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस यात्रा को कैसे डिफेम करना है ना, कैसी ऐसी कोई बात कह देनी है ताकि लोगों को लगे यार तो इतनी महंगी टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी महंगी टी-शर्ट पहन के नहीं घूम रहे थे, वही टी-शर्ट पहने हुए थे जो अंतिम पंक्ति का उनका कार्यकर्ता पहन के चल रहा था। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात आपको बता दूं कि वही टी-शर्ट पहन के पार्लियामेंट में भी जो है आते हैं, है ना।
और वही टी शर्ट पहन के वोट यात्रा भी वो कर रहे थे। तो राहुल गांधी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बड़ा मुद्दा देश का नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे तो वो भी आरोप लगाते हैं दूसरे नेताओं पे कि वो जो है लाखों का सूट पहनते हैं, है ना। तो पहनना ओढ़ना एक अलग है, बुनियादी मुद्दे क्या है, बेरोजगारी का क्या मुद्दा है, महंगाई का क्या मुद्दा है ना, चिकित्सा शिक्षा का क्या मुद्दा है, इन मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए, मुझे लगता है। सर ये तो बहुत ज़रूरी बात करी आपने कि उनके खाने पीना, उनका बोलना चलना, उनका रहन सहन, ये सब मुद्दा नहीं होना चाहिए। बट युवाओं की नज़र में पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। उनको लगता है कि राहुल गांधी की जो ड्रेसिंग है, जो उनका बोलने चलने का तरीका है, या उनका जो अंदाज है, क्या उन्हें युवाओं से उन्हें रिलेट करता है? क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पर्सनालिटी किसी नेता की। आप एक बात बताइए, जब राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो आप कनेक्ट करती हैं कि नहीं? हैं? हमारे जैसे युवा कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको ये लगता है कि भाई हम भी टी शर्ट पहने, देखो इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। ये भी चाहे तो महंगे सूट पहन सकते हैं। भाई राहुल गांधी महंगा सूट नहीं पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, महंगा कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, महंगे शूज पहन सकते हैं, लेकिन वो आदमी टी शर्ट, लोअर, कार्गो और चप्पल में घूम रहा है। क्या उसको शौक नहीं है क्या महंगे कपड़ा पहनने का? तो राहुल गांधी हिंदुस्तान की आत्मा को दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि भैया बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, नॉर्मल कपड़े पहनो और नॉर्मल दिखो। जब नॉर्मल दिखोगे तभी अगला आपको कनेक्ट कर पाएगा कि यार तो नेता मेरे जैसा दिखता है, नेता मेरे जैसा दिखता है, लिहाजा मेरे जैसा है जी। यही है और कुछ नहीं है। सर नरेंद्र मोदी भले ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, जैसे स्पीचेस हैं, स्लोगन्स हैं, वो युवाओं को काफ़ी आकर्षित करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? किस बारे में? इसी बारे में कि उनका नरेंद्र मोदी का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है हाँ। वो युवाओं को काफ़ी आकर्षित करता है। तो उसी में जो राहुल गांधी के बोलने का तरीका है, उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्या वो भी युवाओं को रिलेट करता है या फिर उनको आकर्षित करता है? देखिए, आपने दो बड़े नेताओं की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की और राहुल गांधी की बात की। दोनों का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो अलग अलग है ना। मोदी जी का अपना अलग स्टाइल है, वो अलग तरीके से लोगों को कनेक्ट करते हैं, अलग तरीके से वो बातचीत करते हैं। आपको याद होगा 2014 के पहले अगर पत्रकारिता में आप होंगी या पढ़ती होंगी, खबरों को देखती होंगी, तो मोदी जी का अलग लेवल का एक क्रेज था जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2012 में 13 में जो मोदी जी का क्रेज था, क्या वो 2025 में है ना। राहुल गांधी 2014 में जो थे, क्या 2025 में है ना। तो राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है, पहले की तुलना में भारतीय राजनीति में एक अलग लेवल के नेता के रूप में उभर के वो आए हैं और अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, अलग तरीके से मुद्दों को रख रहे हैं। चाहे इकोनॉमी की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसकी आबादी 90% है उसको अधिकार बराबर क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये मुद्दा उठाते हैं। और उस मुद्दे पे अंजलि मैं आपको बता दूं कि लोग कनेक्ट करते हैं। मैंने एक स्टोरी की थी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी संविधान का मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी, अति पिछड़ा और दलितों को ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलनी चाहिए। तो मैं स्टोरी कर रहा था, सहरसा के आसपास में कर रहा था स्टोरी। कुछ दलित बच्चियां थी जो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, डिप्लोमा कर चुकी थी जी। और उन दलित बच्चियों, अमूमन ये कहा जाता है कि भाई दलित कनेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन संविधान का इशू के बाद दलित जो है वो राहुल गांधी से बहुत तेजी से कनेक्ट कर रहा है, खासकर युवा कनेक्ट कर रहा है। उन बच्चियों ने राहुल गांधी की तारीफ की। मैं आपको निष्पक्षता के साथ, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की, आपने देखी होगी। उन बच्चियों ने राहुल गांधी, हमने कहा राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हो? उनका मालूम है क्या कहना था कि पहले राहुल गांधी को कनेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी को इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा नहीं रहे बल्कि उसको टैकल करने के लिए जमीन पे उतर रहे हैं, है ना। और देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है ये समझना बेहद जरूरी है कि आपने कोई मुद्दा उठाया, पकड़ा और अगले दिन मुद्दा छोड़ दिया आपने, लेकिन राहुल गांधी ने संविधान, दलितों का, पिछड़ों का मुद्दा छोड़ा नहीं। जब से उन्होंने पकड़ा तब से वो जमीन पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार की इस यात्रा के बाद और उससे पहले राहुल गांधी ने जो संविधान का मुद्दा उठाया, उससे दलित युवा राहुल गांधी से जुड़ा है।
जी। देखिए, अब मेरा सवाल आपसे सबसे बड़ा यही है कि राहुल गांधी की क्या जाती है? अक्सर उनको इस बात पे लेकर जो है बीजेपी सवाल उठाती रहती है, क्या जाती है राहुल गांधी की? तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो कहते हैं कि राहुल गांधी ब्राह्मण जी है ना, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जो है जाति में क्या रखा है। जी, आप मगर बात, उनके हम तो हिंदुस्तानी हैं। पूर्वजों को अगर देखा जाए, अब देखिए तो इस पे इतिहास को अगर देखें हम, हाँ। तो वो उससे क्या निकल के आता है सामने? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी लिख के संबोधित कर रहे थे, जी लेकिन राहुल गांधी की मौजूदा वक्त में जाति का मुद्दा बड़ा उठा जी है ना। तो ये मुझे लगता है कि जाति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि बिहार में जाति को लेकर चुनाव होता है, बिहार मुद्दा होता है, लेकिन बुनियादी मुद्दों को कौन नेता आपका उठा रहा है? जी, इशू देखिए, राजनीति में जो इशू नहीं है वही इशू हो जाता है। तो इसमें ये तो एक बड़ी बात है ही, अक्सर क्योंकि उठते रहते हैं सवाल उनकी जाति पर। एक बात बताइए कि नेहरू जी की क्या जाति थी? जी ब्राह्मण थे ना, जी तो उसी खानदान से तो आते हैं, इसमें कहने की क्या बात है? जी, नेहरू जी की बेटी ने फिर कहीं और शादी की, उससे क्या फिर देखिए वहां क्या से है कि आप शादी, देखिए, शादी के important बाद नहीं, मेरी बात जी पूरी होने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी वो अपने फादर के साथ रही ना। एक क्या महिला कोई इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने फादर की जाति के साथ चले या अपने हस्बैंड के साथ चले? देखिए, अगर फिर आपने अगर आप लेंगे तो नहीं, दोनों आप अगर आप डिसाइड नहीं, सुनिए मेरी फादर बात को, की भी और मदर की हाँ, तो वो अपने फादर की विरासत को लेके आगे बढ़े। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थी। अब इंदिरा गांधी के बारे में आप करेंगी, आपको पता है इस हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी। नेहरू जी का जो विजन था, जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया था, है ना, जो विचार थे उनको थे, आज देखिए कि उसी फिलॉसफी पे हिंदुस्तान को एक नया आकार मिला। जब वही प्रधानमंत्रित्व काल जो है जो नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री के पास आई, है ना, उसके बाद इंदिरा जी के पास आई। नेशनलाइज आपने देखा बैंकों को किया। बैंक में पहले आम आदमी जा नहीं सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो इन्होंने प्रिवी पर्स को हटाया। उन्होंने कहा कि नहीं, बैंकों को आम आदमी के लिए खोल दिया जाना चाहिए। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। तो उनके योगदान को आप जो बता रही है, देखिए वो क्या थे, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाति क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जी, देखिए, आपने अभी बात की इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लोग उसको एक काला अध्याय बताते हैं। इमरजेंसी एक बड़ा मुद्दा था, फिर बांग्लादेश जो विभाजित हो गया वो भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दो बातें हैं अलग। देखिए 1972 का युद्ध पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। किसी भी प्रधानमंत्री की साहस नहीं, मैं कह सकता हूं कि उनकी हिम्मत थी। इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो बांग्लादेश को भी भारत में ही मिला ले, या फिर इसके पीछे की क्या चीजें रही होंगी? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। देखिए क्या था कि सिनेरियो हर वक्त का एक सीन होता है, हर वक्त की एक परिस्थिति होती है जी। उस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि हम बांग्लादेश को मिला लें, क्योंकि आप हिंदुस्तान पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर थी जी। है ना। तो उस वक्त उस परिस्थिति के हिसाब से एक बड़ा फैसला, आप सोचिए कि एक मुल्क को आपने दो टुकड़ा करके एक मुल्क को, यही तो लोकतंत्र है, कहा कि नहीं आप अलग होना चाहते हैं, आप अलग होइए, है ना, आप अलग देश बनना चाहते हैं, यही तो मुद्दा था जियाउर रहमान का। तो अलग वो मुल्क बना, तो परिस्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी का वो फैसला था, है ना। ये एक नैरेटिव बन रहा है कि हम एक साथ कर लेते, हमने एक साथ कर लेते तो क्या कर लेते। तो ये अगर अलग, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी का यह फैसला था और सही फैसला था जी। और आज मैं थोड़ा सा आपसे इमरजेंसी के ऊपर भी थोड़ा सा विस्तृत जानकारी पाना चाहूंगी। देखिए इमरजेंसी लगाई गई और राहुल गांधी ने इमरजेंसी को कभी सही नहीं माना, और बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी साहस की बात है कि कोई नेता कहे कि भाई इमरजेंसी को लेके हम माफी मांगते हैं, नहीं होनी चाहिए, इनकार किया। तो राहुल गांधी ने जो है, कई बार उनसे सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाती है, इमरजेंसी नहीं लगानी जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें क्या परिस्थिति थी, किस तरीके से माहौल था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन राहुल गांधी इसको हमेशा, राहुल गांधी के बारे में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने हमेशा ये कहा है कि इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब बीच में जो राहुल गांधी संविधान अपने हाथ में लेके चलते थे, इसका क्या तात्पर्य था? ये वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे? और जिस तरह से बीजेपी ने उनको घेरा था इस पर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बना दिया है और ये कहा है कि हिंदुस्तान में अगर आपको अधिकार चाहिए तो संविधान के साथ चलना पड़ेगा। और संविधान का असर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में पड़ा, जहाँ पे आपने देखा कि बीजेपी उसी वजह से पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, है ना। तो संविधान का मुद्दा और संविधान अधिकार का मुद्दा राहुल गांधी पूरे देश में लेके जो है प्रोग्राम्स अपने कर रहे हैं। उन्होंने अपने वोट यात्रा में भी संविधान को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर बातचीत की। और एक्चुअली क्या हुआ कि आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं का अचानक बयान आ गया कि 400 सीटें दो तो हम संविधान को बदल देंगे, है ना। लल्लू सिंह का बयान आ गया था, अयोध्या के सांसद थे तो हार गए। तो इन बयानों को लेके जो है बीजेपी बैकफुट पे आ गई। जो राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे थे संविधान बदलता नहीं बदलता, ये तो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने एक माहौल जरूर बना दिया था कि बीजेपी को समर्थन और मिला तो बीजेपी अब सारे जितने भी अमेंडमेंट्स है उसमें चेंजेस और करके। राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा आपको बता दूं कि घर घर तक पहुंचा दिया है। जिसके घर में संविधान नहीं था वो भी घर में संविधान खरीद कर रखा हुआ है और पढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा जी जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन सामने आ रहे हैं और अभी तक नीतीश जी ने राज किया है वहां पर, ठीक है। नीतीश जी पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं तो क्या लग रहा है आपको, अभी दोबारा पलट सकते हैं कि नहीं, या फिर अब आखिरी दम तक वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे? अब नीतीश कुमार का कोई अब ताजा बयान तो नहीं आया है कि वो कहाँ रहेंगे, लेकिन हाँ एक बयान जरूर आया उनकी पार्टी की ओर से कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी के साथ हाँ रहेंगे, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए वैसे तो नीतीश जी काफी विकास और अच्छी व्यवस्था प्रदान करने की बातें करते हैं, मगर क्या जमीनी तौर पर आपने, क्योंकि बहुत करीब से देखा है बिहार की हालत, तो कितना बदलाव आया है उनके रहते हुए, उनके शासनकाल में? देखिए क्या है कि कोई भी सरकार रहेगी, अगर 15-20 साल तक आपकी सरकार है तो डेवलपमेंट का तो काम होगा ही होगा, है ना। कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन कोई भी सरकार होती है अपना काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पहले की बात, जंगल राज के आए लोग टैग देते थे कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है, बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है कि कानून व्यवस्था अब बिहार की उतनी अच्छी नहीं रही है। देखिए क्राइम की लगातार खबरें, खुलेआम गोलियां चल जाती है, हॉस्पिटल में जाके लोग गोली मार देते हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, कितना इस चीज पर काम किया है नीतीश ने? देखिए पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा सा बिगड़ा है और इसको ही मुद्दा बना लिया तेजस्वी यादव ने कि देखिए हमारे जंगल राज की बात करते थे, हम पे आरोप लगाते थे, लेकिन इनकी क्या हालत है। तो बिहार के भीतर देखिए आपको 2020 का आंकड़ा समझना चाहिए कि 2020 में लालू की पार्टी, लालू जी की पार्टी को करीब 75 सीटें मिली थी, है ना। बीजेपी को जो है 69 सीट्स के आसपास मिली थी, लेकिन उसके बाद आरजेडी में 4 एमएलए और जुड़ गए। तो मौजूदा सूरत हाल में 77 सांसद हैं। आज भी जो है आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, है ना, और सबसे ज्यादा उसको वोट मिला था वहां पे। लेकिन लोकतंत्र में ये कहते हैं कि भाई जिसके पास आंकड़े ज्यादा हैं, चाहे सहयोगी दलों के, उसी की सरकार बनती है। तो अब जो है सरकार भले ही एनडीए की है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से वो बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रह पाया था, जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती, 70 सीटें कांग्रेस ने ली थी, 19 सीटें वो जीती थी, तो अगर वो बेहतर प्रदर्शन करे तो ये तो दूसरी बात है, 2020 की बात है। लेकिन 2025 में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, नेक टू नेक फाइट। अभी हमने बात की है लालू यादव की, तो लालू यादव की सरकार जब थी उस टाइम पे काफी सारे घोटाले सामने आए थे। बड़ा घोटाला चारा घोटाला था, तो इसको लेकर कितना खोखला उन्होंने अपनी सरकार को किया था, मतलब कितना लोगों पर प्रभाव पड़ा था उनके इस चारे घोटाले से, कितने लोग प्रभावित हुए थे? और अभी भी जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हुई है, लगातार उसको लेकर सुनवाई होती रहती है। लालू यादव जाते हैं, मगर अभी जो एक अमेंडमेंट लाना चाहती थी बीजेपी कि जिसके भी ऊपर ऐसे रहेंगे केसेस अगर दर्ज होते हैं तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो आपने 3 बिल की बात की जो संसद में पेश हुआ, हालांकि उसको जो है जेपीसी में भेज दिया गया है। वो एक बड़ा बिल है कि अगर जो है मतलब किसी भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा, वो तो बड़ा मुद्दा बना है। हालांकि इसके अलावा जो आपने बोला तेजस्वी यादव, लालू यादव का चारा घोटाले की आप जो बात कर रही हैं, कई लोग बरी हो चुके हैं उसमें, चारा घोटाले में, है ना। और एक बहुत बड़ा मुद्दा अपोजिशन ने लालू यादव के खिलाफ बनाया और चारा घोटाला का नैरेटिव इतना बड़ा बना दिया कि उससे बहुत डैमेज हुई पार्टी।
और उसी वजह से आज भी आप देख लीजिए, दो मुद्दा था, चारा घोटाला और कानून व्यवस्था, जंगल राज का टैग, दो मुद्दों पे ही अभी तक जो है आरजेडी सत्ता में वापस नहीं लौट पाई है। और देखिए, कहते हैं कि सियासत में मुद्दे कभी मरते नहीं है, उनको रखा जाता है, दफन नहीं किया जाता, वक्त वक्त पे उसको जो है निकाल के सामने रखा जाता है। तो वही उसी मुद्दे पे जंगल राज की अभी जो है बीजेपी मुद्दा उठाने लगती है, वही चारा घोटाले की बात करने लगते हैं संसद के भीतर सम्राट चौधरी, तो अभी भी उन्हीं दोनों मुद्दों पे इनको घेरा जाता है। जी अभी देखिए, तेज प्रताप यादव जी का अभी जो एक सामने आया था कुछ चीजें, उनके पिक्चर्स जो वायरल हुई थी, इससे लेकर कुछ डैमेज होगा क्या? ये दोनों ही जो आपने बातें कही, हमने दोनों ही नेताओं से बातचीत की थी, हमने इंटरव्यू किया था, तेजस्वी का भी किया था और तेज प्रताप का भी किया था। तो तेजस्वी का ये कहना था कि भाई ये घरेलू मुद्दा है, उनका मुद्दा है, इस पे हम क्या बात करें। तेज प्रताप ये जब उन पे आता तो ये घरेलू क्यों हो जाता है? अब देखिए, निश्चित तौर पे अपने बड़े भाई के बारे में क्या बात करूंगी, उनका वो निजी जीवन है ना, उनका निजी जीवन है। जब ये बात तेज प्रताप से करी है तो वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है ना, और साजिश में कौन हिस्सेदार था, उसकी जांच हो तो पता चलेगा। जी देखिए, पार्टी से निष्कासित भी किया गया था इसके लिए तेज प्रताप को। तो तेज प्रताप लगातार, मतलब हम लोग देखते हैं जिस तरह से तेज प्रताप को, वो अलग अलग उनके रंग दिखते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी कितना खेल रही है उनके इस चीज को लेकर, या फिर लगातार जो है विपक्ष बीजेपी को चीजें देते जा रहा है कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, आप इसका फायदा उठाइए। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो है ही है बड़ा, और तेज प्रताप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पहले अपने भाई को कह रहे थे कि मैंने पूछा था, बोले हाँ तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में अब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम नहीं बात करेंगे इस पे। सीएम फेस कौन हो सकता है विपक्ष की तरफ से? में घूम रहे हैं वो और सबसे कह रहे हैं कि तुम्हारा विधायक कहाँ है। तो कुछ लोग का पीछे से आवाज है, तो कोई बात नहीं, छोटा भाई नहीं है तो बड़ा भाई तो आ गया। मगर सीएम फेस कौन हो सकता है? सब राहुल गांधी होंगे या फिर तेजस्वी यादव? नहीं, राहुल गांधी तो हो ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं कि राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी का नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, अब 2000 क्या है कि राजनीति है, जो मेहनत करेगा, है ना, उसी को जनता स्वीकारेगी, जनता उसी को अपना मत देगी और जनमत देगी। तो राहुल गांधी नो डाउट आज की दौर में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। अभी देखिए, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की, वोट अधिकार यात्रा करने के बाद जो है वो जूनागढ़ चले गए। जूनागढ़ में 10 दिन की शिविर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ वो कर रहे हैं। 12 तारीख को जाएंगे, 18 तारीख को जाएंगे, फिर से वो यात्रा करने जा रहे हैं, फिर रायबरेली भी चले गए। तो सतत वो काम कर रहे हैं। और जो भी देखिए, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो जमीन पे काम करेगा, जनता से कनेक्ट करेगा, जनता के इश्यूज उठाएगा, तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। तो एनडीए किस तरह से मतलब इस बिहार चुनाव में अपनी तैयारी कर रही है, कितना दमखम अपना दिखा रही है? जिस तरह से राहुल गांधी लगातार युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी भी वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। तो फिर किसको समर्थन मिल सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे या फिर राहुल गांधी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा वर्सेस एनडीए जीतेगा, ये आप कहना चाह रही है। लेकिन देखिए, मेहनत दोनों कर रहे हैं और अभी बड़ा जल्दबाजी है। नवंबर में चुनाव होना है, अभी सितंबर चल रहा है ना। तो सितंबर अभी 2 महीना बाकी है और 2 महीने में बहुत पानी बहना बाकी है ना। महागठबंधन में कितने टोटल दल हैं? महागठबंधन में प्रमुख रूप से तो 4 दल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस है, आरजेडी है, बीआईपी की मुकेश सहनी की पार्टी है, माले की पार्टी है, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है। पहले आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है वहाँ पे। हाँ, बिहार में कहीं नहीं है और पहले उनके साथ नहीं थी आम आदमी पार्टी। वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी की अगर हम बात करें तो वो सहयोग करते हैं, वो सहयोग करेंगे, अभी तक तो सहयोग करेंगे, क्योंकि लालू यादव और ममता जी की बहुत अच्छे संबंध है। तो लालू यादव जो कहेंगे वही वो करेंगे। और इसलिए अच्छे संबंध है कि ममता बनर्जी को पता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे यादव हैं, है ना, कहीं उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर वहां नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ ज्यादा उनको दिक्कत नहीं करेंगे। देखिए, फिलहाल हमारे पास समय की कमी है और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत अच्छे से आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों तक एकदम सटीक और सही जानकारी आपने, जो कि अनकहे और अनसुने पल थे। आप दोनों लोगों ने सवाल भी बड़े अच्छे किए, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ और चाहे आपकी बात हो या अंजलि की बात हो, दोनों ने लेकिन देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। अगर मुद्दे जो भी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मोदी जी करप्शन के मुद्दे पे आए थे, जी उन्होंने कहा कि नया हिंदुस्तान बना दूंगा, नया स्वरूप दे दूंगा, उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री बन गए, आज भी बने हुए हैं। जी तो वही अब उन्हीं मुद्दों को जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस भी उठा रहा है, राहुल गांधी भी उठा रहा है। अब देखिएगा जनता किस ओर अपने फैसले को देती है। जी, ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार में लगातार धुआंधार प्रचार और प्रसार का दौर चल रहा है और अब बहुत ही निकट है, हमारे चुनाव आने वाले हैं और देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर बाजी कौन मार जाएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।